लीगल एजुकेशन प्रोग्राम। मैं रूपाली काड़े। आज हम देखेंगे प्रॉमिस ऑफ मैरिज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। कई बार हम टीवी पे अखबारों में देखते हैं या सुनते हैं कि शादी का झूठा वादा करके लड़की के साथ विनय भंग किया है, उसका रेप हुआ है, उसके साथ चीटिंग हुआ है। क्या सच में प्रॉमिस ऑफ मैरिज एक प्रकार का ऑफेंस है? क्या सच में वो एक प्रकार का गुनाह है? क्या कब कौन से हालातों में प्रॉमिस ऑफ मैरिज ऑफेंस होता है और कौन से हालातों में प्रॉमिस ऑफ मैरिज गुनाह नहीं होता है? जानते हैं इस बारे में डिटेल से श्री एस.के. पांडे सर जी से, जो कि एक बहुत ही मशहूर लॉयर है, एक टीचर है और कई सालों से कानून के जानकार है। तो आइए डिटेल में जानते हैं एस.के. पांडे सर जी से प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बारे में। थैंक यू रूपाली। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, अक्सर हम लोग कभी न्यूज के माध्यम से, कभी टीवी चैनल्स के माध्यम से वी कम टू नो कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, किसी केस में इट वाज हेल्ड टू बी रेप और किसी केस में चीटिंग भी माना गया और किसी केस में इट वाज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो आज के वीडियो का मकसद यही है कि हम आपको कानून की सही जानकारी दे सकें, जनरल अवेयरनेस के पर्पस से भी, और ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो जुडिशियल सर्विसेज या लॉ ऑप्शन से यूपीएससी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस में भी इन सारे चीज़ों को अच्छे से अच्छे लिख सकें ताकि उनको बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो नॉन स्टॉप तरीके से आपको मिलती रहे। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली मेक्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज टू बी बट लेटर ही मैरिज सी, व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड। तो ये कोई ऑफेंस नहीं हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। मेंस का भी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द सर्कमस्टांसेज अंडर व्हिच ऑफेंस ऑफ चीटिंग कैन बी कमिटेड। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो दिस में बी कंसिडर्ड ए टाइप ऑफ इंजुरी, और इंजुरी को डिफाइन किया गया है, आई जस्ट शो इट टू यू। इंजुरी सेक्शन 44 आईपीसी के अंतर्गत, द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म whatever illegally caused to any person, body, mind, reputation or property। तो sexual intercourse on false promise of marriage, so if there is a sexual intercourse on false promise of marriage, so that may be a type of injury, and whether this type of injury is rape or not, वो हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नथिंग इज सेड अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्वेश्चन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, कोई भी फैक्ट नहीं दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में रेप का क्वेश्चन नहीं, रेप का सवाल ही नहीं पैदा होता। सो फार एज चीटिंग, तो कल के वीडियो में चीटिंग के बारे में बताया गया था। सेक्शन 415 में चीटिंग का जो आउटकम है, चीटिंग से कोई ना कोई नुकसान होना चाहिए। सेक्शन 415 में चीटिंग का डिफिनीशन दिया हुआ है, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any party to any person or to consent that any person shall retain any party, और आगे लिखा हुआ और likely to causes or likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or party is said to cheat। तो चीटिंग में भी, चीटिंग का पहला इसेंशियल की डिसेप्शन, फ्रॉड। डिसेप्शन मीन्स ए फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली मेड, कि एक कोई झूठा स्टेटमेंट जानबूझ के दिया गया, तो डेट में अमाउंट डिसेप्शन। और उस झूठे स्टेटमेंट से विक्टिम
का डैमेज हुआ आइदर इनटू बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो आज के क्वेश्चन में सो फार एज टुडेज क्वेश्चन इज कंसर्न, तो इसमें फ्रॉडुलेंट और डिजॉनेस्ट इंटेंशन तो है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। तो क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह के फ्रॉडुलेंट और डिजॉनेस्ट प्रॉमिस है जो पी है, क्या वो मेंटल पेन में चली गई या इंसल्टेड फील की या ह्यूमिलिएटेड फील की या उसकी सोशल प्रेस्टीज चली गई शादी का ऑफर इस तरीके से इनकार करने से। अगर सोशल प्रेस्टीज वगैरह चली गई तो डेट इज एन इंजुरी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 44। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था आईपीसी का वो सेक्शन। तो चूंकि ये सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो इसलिए दिस इज नॉट चीटिंग। नंबर 1, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट रेप so far as this question is concerned। अब बात करते हैं कि जो न्यूज में कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रोन अप लेडी, मैच्योर्ड लेडी, वर्किंग लेडी वो शादी के झांसे में नहीं फंस सकती और उसने विथ कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो इट विल नॉट अमाउंट टू रेप। कुछ केसेस में पढ़ते हैं कि इट विल अमाउंट टू रेप। तो देखिए इस केस की स्टोरी क्या है। हम कोई भी यूनिफॉर्म फार्मूला नहीं बना सकते। एक सेक्सुअल इंटरकोर्स अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज रेप हो सकता, जबकि दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज रेप नहीं हो सकता। तो ये हालात क्या क्या हैं, इसका कानून क्या है। तो रेप को सेक्शन 375 में डिफाइन किया हुआ, ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लेंगे। सेक्शन 375 सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट। हम ये सारे इंग्रेडिएंट रेप के टॉपिक पे एक अलग से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे कानूनी प्रोविजंस का, तो उसमें यहाँ पे शॉर्ट केवल रेफरेंस इस वीडियो में दे रहा है। तो so far as sexual intercourse on the pretext of marriage, मतलब शादी कर लेंगे ये झूठा बहाना बना के अपने वासना को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर वो किया तो वो रेप होगा। देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर सहमति से है और दोनों पार्टी मेजर हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ कंसेंट, सहमति के साथ, तो इट इज नो ऑफेंस। रेप तभी होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट है वुमेन का। तो कंसेंट, सहमति, व्हाट इज द कंसेंट। कंसेंट को सेक्शन 90 आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है एंड सेक्शन 90 इज, ये लिखा हुआ कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो भय के कारण किसी ने कंसेंट दे दिया या किसी ने गलत फहमी में कंसेंट दे दिया तो होल इशू इज हियर। मान लीजिए कि एक्यूज ने फोर्सिबली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया विदाउट कंसेंट, अगेंस्ट हर कंसेंट, और उसे कंसोल करने के लिए एक्यूज ने कह दिया कि ठीक है बिल्कुल शादी करेंगे, लेकिन शादी का वादा उसने झूठा किया था, शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। तो प्रोसिक्यूटिक्स जो विक्टिम है उसने इंटरकोर्स की इजाज़त इसलिए दी कि उसे गलतफहमी हो गई थी कि वो शादी करेगा, और उन हालातों में शादी का अगर प्रॉमिस टूटता है तो दिस में अमाउंट टू रेप। और इसको बहुत सारे केसेज में, कई केसेज, आज हम लोग कुछ मेजर केसेज की बात करेंगे। यहाँ पे एक अनुराग सोनी का केस है एंड आई वुड लाइक टू शो यू दैट केस, अनुराग सोनी का केस।
दिस वन अनुराग सोनी, और अनुराग सोनी के केस में ये so far as para 12, I just show it to you. ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 2019 का, 9 अप्रैल 2019 को ये जजमेंट डिलीवर हुआ, और कैनी रंजन के केस में रेफर किया गया। कैनी रंजन के केस से अनुराग सोनी केस में, तो आई एम जस्ट रीडिंग। Section 375 IPC defines the expression rape, which indicates that the first clause operates where the woman is in possession of her senses and therefore capable of consenting, but the act is done against her will. तो against her will, ये जो 375 का जो इंग्रेडिएंट है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा, 7 क्लॉजेज हैं उनको। सेकेंड, वेयर इट इज़ डन विदाउट हर कंसेंट, तो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन 375 का आप लोगों को कभी कभी इशूज होता होगा कि भैया अगेंस्ट हर कंसेंट और विदाउट हर कंसेंट, अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो वीडियो को पॉज करके ये सब आप नोट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगेंस्ट हर विल मीन्स सिंपली मीन्स शी इज कैपेबल इनटू हर सेंसेज बट शी गेव द कंसेंट अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड विदाउट हर कंसेंट दैट इज क्लियर है। और थर्ड फोर्थ को भी समझाया हुआ है, व्हेन देयर इज ए कंसेंट बट that consent is not such a consent so as to excuse the offender, because that consent is obtained by putting her on any person in whom she is interested in fear of death or hurt। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जो लॉ स्टूडेंट हैं वो नोट कर लेंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में पैरा 18 में कहा, just I am coming, how is consent defined? Section 90 IPC define consent known to be given under fear or misconception, which reads as under: consent known to be given under fear or misconception. A consent is not such a consent as is intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that consent was given in consequence of such fear or misconception. Thus, if consent is given by prosecutrix under misconception of fact and it is vitiated, तो अगर विक्टिम ने सेक्सुअल इंटरकोर्स अलाउ किया कि शादी हो कर लेगा इस गलत फहमी में, तो डेट इज नो कंसेंट एंड इट इज रेप। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देखिए क्या हेल्ड आउट किया। ये पैरा 14 में, considering the aforesaid fact and circumstances of the case and evidence on record, the prosecution has been successful in proving the case that from the very beginning the accused never intended to marry the prosecutrix. He gave false promise to the prosecutrix to marry her, and on such false promise he had a physical relation with the prosecutrix. The prosecutrix initially resisted, however gave the consent, relying upon the false promise of the accused that he will marry her, and therefore her consent cannot be said to be a consent on misconception of fact as per section 90, and such a consent shall not excuse the accused from the charge of rape. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फैक्ट ये था कि एक जूनियर डॉक्टर था, एक्यूज व जूनियर डॉक्टर, और विक्टिम वो बी फार्मा का कोर्स कर रही थी। उन दोनों के बीच लव अफेयर हुआ। एक दिन वो मिलने को गए तो जो एक्यूज था उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसा कि केस के फैक्ट में है,
विक्टिम की मर्जी के बगैर किया और फिर विक्टिम को एश्योरेंस दिया कि वो उसे शादी कर लेगा। लेकिन इस केस के तमाम फैक्ट्स के मद्देनज़र एक्यूज ने कभी भी, उसने शुरू से ही इसे बेवकूफ़ बनाया था और एक्यूज ने सिर्फ अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए उसे झूठा वादा किया शादी करने का, और ये फ्रॉड करते हुए उसकी कंसेंट उसने हासिल करी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसको रेप माना। एक और केस है ध्रुवरम मुरलीधर का। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पेज नंबर 9, आई जस्ट शो इट टू यू। Para 21, in the instant case, it is an admitted position that appellant was serving as a medical officer in the primary health center and complainant was working as assistant nurse in the same health center, and that she is a widow. It was alleged by her that appellant informed her that he is a married man and that he has differences with his wife. Admittedly, they belong to different communities. It is also alleged that accused appellant needed a month's time to get their marriage registered. The complainant further states that she had fallen in love with the appellant and that she needed a companion as she was a widow. She has specifically stated that as I was also a widow and I was also in need of a companion, I agreed to his proposal, and since then we were having love affair. And accordingly we started residing together. We used to reside sometimes at my home, whereas sometimes at his home. Thus they were living together, sometimes at her house and sometimes at the residence of the appellant. They were in a relationship with each other for quite some time and enjoyed each other company. It is also clear that they had been living as such for quite some time together. When she came to know that appellant had married some other woman, she lodged a complaint. It is not her case that complainant was forcibly raped her. She had taken a conscious decision after active application of mind to the things that had happened. It is not a case of passive submission in the face of. तो इस केस में, इस केस का भी फैक्ट वही था। इस केस के भी फैक्ट में ये एलिगेशन, आरोप था कि शादी का वादा किया, और इस केस में जो केस के बाकी हालात थे, ग्रोन अप लेडी और वो लोग फ्रीली एक साथ रह रहा था। तो जब फ्रीली एक साथ रह रहे थे और लंबे समय से रह रहे थे, तो इन हालातों में कि सेक्सुअल इंटरकोर्स चूंकि शादी का वादा किया था इसलिए हुआ, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन हो तो फिर वैसे हालात में शादी का वादा, अगर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी का वादा टूट जाए किसी कारण से या शादी किसी कारण से मटेरियलाइज ना हो सके, तो ऐसे केसेज में रेप का ऑफेंस नहीं होता, कोई भी ऑफेंस नहीं होता। और इस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया। देखिए मैं लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ। इन द रिजल्ट द अपील सक्सीड्स एंड इज अकॉर्डिंगली अलाउड द इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट डेटेड इन क्रिमिनल इज हियर बाई सेट असाइड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट filed by complainant in police station so and so with crime number so and so is hereby quashed। तो आपने देखा ये जो केस है ध्रुवरम का, सुप्रीम कोर्ट का केस है ध्रुवरम मुरलीधर सोनार वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस AK सिकरी एंड जस्टिस S अब्दुल नजीर का। तो देखिए ये पैमाना कि इस केस में भी शादी की बात थी और इसमें तो एफआईआर क्वेश हो गई, और इस केस में शादी की बात थी और इसमें रेप माना गया, दूसरे केस में कुछ माना गया, दूसरे केस में कुछ माना गया। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट
आपको इसमें ट्रिक्स दे रहा हूँ और टिप्स दे रहा हूँ जिससे आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर कोई आदमी शादी का वादा करता है और इसलिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो केस के पूरे हालात के दौरान ये पाया जाता है कि शादी का वादा सिर्फ उसने उसका शारीरिक शोषण के लिए और अपने लस्ट को पूरा करने के लिए किया। तो वैसी हालत में ये रेप होगा। ऐसे भी केसेज आते हैं रेप के कभी कभी, जिसमें कंसेंटिंग सेक्स था, दो आदमियों ने अगर अपनी सहमति के साथ सेक्स किया तो इट इज नो ऑफेंस। लेकिन कंसेंटिंग सेक्स था, पहले उनकी दोस्ती थी, बाद में दोस्ती खराब हो गई, तो एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए कि अजी इसने शादी का वादा किया था, शादी नहीं किया, मैंने तो इजाज़त सेक्सुअल इंटरकोर्स की शादी के कारण दी थी। तो वैसे केसेज में अब हकीकत क्या है, अब बेहतर वही लोग या तो विक्टिम या एक्यूज जाने। इन हालातों में क्वेश्चन इज दिस कि कोर्ट को सच्चाई जाननी होती है। प्रैक्टिकल में एक्यूज भी उतना सच नहीं बताएगा और जो विक्टिम है वो भी अब जो बिल्कुल जो सच एग्जैक्टली क्या है वो आना कुछ मुश्किल ही है। तो केस के तमाम हालात के मद्देनजर उसमें ये देखा जाएगा कि कितने दिनों तक इनका अफेयर था, कितना पहले शादी का वादा किया था, क्या ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया जा रहा है कि इसने दूसरी लड़की से शादी कर ली, उनका सोशल स्टेटस भी, लड़का अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर स्वाभाविक है कि अगर कोई शारीरिक शोषण करे शादी का झूठा वादा करके तो रेप होना भी चाहिए, लेकिन साथ में अगर कंसेंटिंग सेक्स है तो रेप के कानून का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। तो अदालत की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। एंड निर्भया गैंग रेप के केस के बाद शादी का कानून बहुत बदल गया। अब देखिए मैं एक चीज आपको सेक्शन 114A प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी और कोर्ट ने कोई चीज प्रिज्यूम कर लिया तो उस प्रिजम्पशन को आपको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। अगर उस प्रिजम्पशन को आपने डिस्प्रूव नहीं किया तो वही प्रिजम्पशन रहेगी। और 114A 114A दिस इज एविडेंस एक्ट, आई एम रीडिंग कि वेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एक्यूज इज प्रूव्ड, तो मेडिकल एविडेंस से सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूव हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल इज प्रेग्नेंट, फॉर एग्जाम्पल मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बना, सीमेन वगैरह पाया गया, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स इज प्रूव्ड एंड द क्वेश्चन इज वेदर इट वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन। और ये सवाल है कि वेदर दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज विथ कंसेंट और विदाउट कंसेंट। तो ऐसी हालत में such woman states in evidence before the court that she did not consent। अगर वो विक्टिम कोर्ट में कहती है कि उसने सहमति नहीं दी तो द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट, एंड व्हेन शी डिड नॉट कंसेंट, अगर कोर्ट ने ऐसा प्रिज्यूम कर लिया, कोर्ट ने ये मान लिया ये सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, तो ये तो सीधा रेप है, अनलेस अंटिल द एक्यूज डिस्प्रूव्स दैट प्रिजम्पशन बाय एड्यूसिंग एविडेंस। अब एक्यूज कैसे एविडेंस, इन चीज़ों के लिए मैं खासकर जो एडवोकेट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ जिनको, और जो ऐसे केसेस कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इन हालातों में आपका क्रॉस एग्जामिनेशन
बहुत ही क्रूशियल होगा। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि घटना कब की है, कौन स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, विक्टिम स्ट्रॉन्गर। ऐसा भी हो सकता है कि विक्टिम फैमिली ज़्यादा एजुकेटेड हो, ज़्यादा पावरफुल हो, एक्यूज फैमिली उतना ना हो, या एक्यूज फैमिली ज़्यादा पावरफुल हो। तो ये सारी चीज़ें ये भी देखिए कि जिस दिन ऑफेंस हुआ कितने दिन के बाद रिपोर्टेड हुआ, क्यों रिपोर्टेड हुआ। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में विक्टिम अगर कहती है कि शी वॉज गिवन प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो पूछिए कि ये बात तो ठीक है ना, कि चूंकि शादी के लिए इसने मना कर दिया इसीलिए आपने ये मुकदमा किया। ऐसे सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत ताकत होती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन पे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन बहुत जगह बुक्स आर नॉट सफिशिएंट। जैसे आपको कार चलाना सीखना है तो हाउ टू ड्राइव कार, कितनी भी किताब पढ़ लें, जब तक कार लेके सड़क पे नहीं निकलेंगे तब तक कार ड्राइविंग नहीं सीख सकते। तो क्रॉस एग्जामिनेशन दैट इज सुपर आर्ट, तो विथ एक्सपीरियंस विथ प्रैक्टिस ही डेवलप होता है। किताबों से क्रॉस एग्जामिनेशन so far as I understand पॉसिबल नहीं है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में एज ए डिफेंस काउंसिल आपकी ड्यूटी होगी टू पॉइंट आउट दैट इट वाज नॉट विदाउट हर कंसेंट बट इट वाज विथ हर कंसेंट। विथ हर कंसेंट अगर केस के हालात में एक्सचेंज ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेज हैं, कुछ उस तरह के चीज़ें हैं जो कि ये एलुसिडेट कर रही हैं, केस के तमाम फैक्ट से मैच कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इनटू दिस केस और इनटू दिस टॉपिक देखिए, एक कोई जनरल सा ओपिनियन नहीं बना सकता कि शादी का वादा किया और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और शादी नहीं की तो रेप होगा या नहीं होगा। तो हर केस एक जैसा नहीं होता, केस के अलग अलग हालात होते। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कंसेंटिंग है और क्योंकि काफ़ी दिनों से वो साथ ही रह रहे थे और सेक्सुअल इंटरकोर्स 2-3 सालों से इकट्ठा, दे हैव बीन इनटू फिजिकल रिलेशनशिप 2-3 सालों से, और चूंकि 2-3 सालों से वो इकट्ठा थे इनटू फिजिकल रिलेशनशिप, और 2-3 सालों के बाद हुआ कि भाई चलो अब शादी कर लेते हैं, शादी का एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है शादी करेंगे। आगे चल के किसी कारण से उनकी शादी नहीं हो पाती है, जैसे फैमिली या और भी जो भी सोशल रीजन्स, व्हाटएवर द रीजन, तो वैसी हालत में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उस समय तो मैरिज का तो क्वेश्चन भी नहीं था, तो सच केसेज आर नॉट रेप। लेकिन अगर एक्यूज ने फोर्सिबली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, शादी का वादा किया और विक्टिम ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये शादी कर लेता है तो हमें कोई खास एतराज़ नहीं, और एक्यूज का इरादा ही सिर्फ ये था शादी के झांसे में इसे बेवकूफ़ बनाते हुए इसका शारीरिक शोषण करना, तो वैसे हालात में रेप होगा। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स का एलिगेशन है और सेक्सुअल इंटरकोर्स का एलिगेशन नहीं है, तो अगर विक्टिम जो है वो अगर उसको किसी तरह की इंजरी हुई है, बॉडी माइंड पार्टी रेपुटेशन जो सेक्शन 44 में ये लिखा हुआ आपके सामने, तो वो चीटिंग भी हो सकता सेक्शन 415 के अंतर्गत, एंड सिंपल चीटिंग पनिशमेंट अंडर सेक्शन 417। तो आइए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो आज के क्वेश्चन को देखते हैं। इलस्ट्रेट द सर्कमस्टांसेज अंडर विच ऑफेंस ऑफ चीटिंग कैन बी कमिटेड इफ समवन फॉल्सली एश्योर्स समवन टू मैरी।
तो इसमें देखिए आपको हमेशा ऑलवेज यू रीड योर क्वेश्चन 2-3 टाइम्स बिफोर आंसरिंग। इसमें आपसे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड चीटिंग के बारे में पूछ रहा, तो यू हैव टू बिगिन विथ जो इंट्रो देते हुए कि अगर ड्यू टू फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, अगर if the victim has been humiliated or has been subject to social ridicule or has been subject to mockery or her dignity has been lowered down, her reputation has been lowered down, तो this is an injury within meaning of section 44। वो मैंने 2-3 बार दिखाया इस वीडियो में आपको। तो जैसे इसमें इलस्ट्रेट, तो 2-3 ऐसे एग्जाम्पल देके आप इसे लिख सकते हैं। और शादी का वादा करके ह्यूमिलिएट किया, ऐसे किया, तो और इसमें जैसे ही अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स का एलिगेशन हो जाएगा तो फिर सीन दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से लिखिए, व्हाट इज क्रिमिनल लायबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर टू फुलफिल द प्रॉमिस। तो देखिए, फेलियर टू फुलफिल द प्रॉमिस, दिस इज सिंपल ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिस के साथ कुछ और भी है, जैसे मैरिज ऑफ प्रॉमिस। ये मैरिज ऑफ प्रॉमिस से इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज क्रिमिनल लायबिलिटी इन केस ऑफ फेलियर टू फुलफिल द प्रॉमिस। तो मियर फेलियर टू फुलफिल द प्रॉमिस इज ए सिविल, दैट मे बी ए सिविल रॉन्ग। अब जैसे देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं आपसे कल मिलने आऊंगा और मैं कल आपसे मिलने नहीं आता, तो क्या ये सिविल रॉन्ग होगा? ये कुछ भी नहीं होगा, न सिविल रॉन्ग होगा न क्रिमिनल रॉन्ग होगा। लेकिन हमने आपसे कोई वादा किया, आपने हमारे वादे पे एतवार किया और एतवार करने के कारण आपको कोई इंजरी हुई, देन इट विल अमाउंट चीटिंग। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये मेंस के और इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, इनको इसी तरीके से तैयार कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर उसे एक्सप्लेन करूँगा फर्दर। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, ताकि उनको भी लॉ की सही जानकारी मिल सके। लीगल इशू से संबंधित या अगर आप कोई भी कानूनी सहायता या कानूनी सलाह चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन या टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको CLC का वादा है, हर किसी को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस देते, गाइड भी करते, बताते भी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, कल किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड नाइट।